वो प्रोग्रेस या प्रमोशन जो भी कह लीजिए उस अर्थ में भी होता है, ग्रोथ। माधव हम्म। सेवते लोक है। हम्म। लोग माधव विष्णु की पूजा करते हैं। हम्म। दूसरा इसका मतलब है लोग वसंत ऋतु चाहते हैं। माधव, हम्म। माधव का माधव एक का अर्थ मतलब बसंत ऋतु में वसंत होता ऋतु है। है और माधव एक का अर्थ विष्णु। हाँ। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार के सारे उदाहरण हैं। श्लेष अलंकार की जो खासियत यही है कि उसके अंदर किसी ना किसी पद के या एक से ज्यादा पद के दो अर्थ निकलते हैं। इस प्रकार से जो वाक्य का जो अर्थ किया जाता है वो दो प्रकार है, कई बार दो से अधिक प्रकार से भी वाक्य का अर्थ कर दिया जाता है। तो यही श्लेष अलंकार है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने उपमा अलंकार पढ़ा, फिर रूपक अलंकार पढ़ा, उसके बाद हमने देखा अतिशयोक्त अलंकार, अर्थांतर, न्यास अलंकार और श्लेष अलंकार। तो पांच प्रकार के जो अलंकार हैं उनके विषय में हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। और इसमें खास बात यही है कि अलंकार के अंदर उपमेयम क्या है, उपमानम क्या है, और साधारण धर्म क्या है, और उपमान सूचक शब्द क्या है, ये थोड़ा सा जान लेंगे तो इस कोर्स के लिए इतना काफी है। और अलंकार के क्या क्या भेद हैं, ये भेद जो अभी पांच भेद आपने पढ़ा है, तो ये जानने ही इस कोर्स के लिए इतना पर्याप्त है। वैसे अलंकार का जो विषय है वो काफी विस्तृत है। अभी केवल उन्होंने एक तरह से संक्षिप्त रूप से आपको बताया है कि अलंकार के क्या भेद हैं, अलंकार के जो अलग अलग भेद हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यही बतलाया है। अब इसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास जो है जी। परंतु माधव ये मेरे को समझ नहीं आया। तो बताओ माधव रक्षतु, तो माधव का क्या मीनिंग है इसमें? अच्छा, माधव रक्षतु है। हाँ सर। तो सर्वदो माधव रक्षतु ये समझ में नहीं आया। इसमें दो मीनिंग कौन सा हुआ? एक तो है कि माने ईश्वर जो है हाँ। सबकी रक्षा हाँ, तो वो ऐसा है। हाँ ठीक है। सर्वदो माधव रक्षतु, कर। इसको जब हम सर्वदो, अगर हम इसको विसर्ग संधि के हिसाब से देखते हैं तो इसका हो जाएगा सर्वदः माधव रक्षतु। और जब हम गुण संधि के हिसाब से देखते हैं तो सर्वदा जैसे सर्वदो ओ जो पद है, ये आ और ऊ से गुण करने पर भी ओ बनेगा और हाँ सर। विसर्ग संधि से भी ओ बनेगा। तो एक के अंदर विसर्ग संधि लगा दी, विसर्ग संधि लगाने से सर्वदा माधव पद हो जाएगा, और गुण संधि लगाने से सर्वदा उमाधव हो जाएगा। उमाधव मतलब उमापति, माधव मतलब लक्ष्मीपति। ठीक है। तो दो अर्थ इस प्रकार से निकल जाते हैं। माधव माधव मतलब मतलब, माधव का मतलब माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, धवा का अर्थ होता है पति। तो माधव लक्ष्मीपति हो गया, और उमा धवा जो है वो शिव जी हो गए। ठीक है। तो जब हम यह जो जब हम इसका विसर्ग संधि के रूप से विच्छेद करते हैं तो सर्वदा माधव हो जाता है। गुण संधि के हिसाब से अगर करते हैं तो सर्वदा उमाधव हो जाता है। अब स्पष्ट हो गया। हाँ क्लियर है सर। तो यथा सूचितम कुरुत सुजनो न याति विकृतम, अत्र सामान्य कह, विशेष कह, ये केवल तीन ही है। तो थोड़ा सा ये अभ्यास कर लेते हैं। सुजनो न याति, हाँ अशोक जी देख लीजिए। जी सर। सुजनो न याति विकृतिम परहित निरतो विनाश काले अपि छेदे चंदन तरु सुरभयति मुखम कुठारस्य। हम्म। सुजनो न याति विकृतिम परहित निरतो विनाश काले अपि। हम्म। विनाश काल में भी हम्म। परहित निरतो, जो परोपकार करते रहते हैं वो उनमें सज्जन पुरुषों में कोई भी विकृति नहीं पैदा होती है। हम्म।
ये सामान्य वाक्य हो गया। जी। और छेदित चंदन तरु, और चंदन के पेड़ पर सुलभयत स्फुटम मुखम, कुल्हाड़ी मारने से भी खुशबू ही देता था, ये है इसका मतलब। द्रव्यति मुखम कुठारस्य, वो जी, कुठार की जो तो कुल्हाड़ी मतलब के खुशबू। मुख को जो है वो सुगंधित कर देता है। जी, तो ये तो विशेष अर्थ वाक्य। सामान्य का विशेषक केल तस्य समर्थन करता है। हम्म। प्रथम वाक्य दूसरी बात का समर्थन कर रहा है। जी। जी। अगला, पाद पाद कमलम कमलम इत्यत्र उपमानम किम उपमेयम किम। कमलम है उपमानम, एंड पाद है ये उपमेयम। उपमेयम। बिल्कुल ठीक है। अगला, समझ आ रहा है सबको? जी, हम्म। कयो अभेदा अत्र वर्णितः, उपमान उपमेयो अभेदा उपमान और उपमेय का अभेद है यहाँ। का अभेद है यहाँ पर। माधवम तो इसलिए सेवते पाद कमलम लोकः। है। पाद एव कमलम। हाँ। जी। जी। माधवम सेवते लोकः अत्र कस्मिन् अंशे श्लेषः अस्ति। श्लेष विशिष्टस्य पदस्य अर्थद्वयं किम्। माधव पद एक है सर, माधव। माधव का एक तो विष्णु होता है, भगवान कृष्ण, और दूसरा बसंत वाला होता है, तभी आपने। जी। माधवम सेवते लोकः, तो जी। माधव के अंदर श्लेष है। और माधव का एक अर्थ कृष्ण एक होता है, आप जानते हैं। दूसरा, और दूसरा दूसरा बसंत माधव का ऋतु। अर्थ जो है बसंत ऋतु होता है। तो जी। ये तो इसमें दिया, अभी देखा भी था हम लोगों दिया ने। है, वही बना है, वही है। माधवम सेवते लोकः, लोग बसंत ऋतु चाहते हैं। अ, माधव बसंत ऋतु, और एक में विष्णु भगवान। तो एक साधारण परिचय आपको प्राप्त हो गया अलंकारों के विषय में। इसमें थोड़ा सा उपमान उपमेयम, साधारण धर्म, और जो उपमान सूचक शब्द हैं, इसका वाचक। थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए। और दूसरा जो अलंकार है कि किस अलंकार की क्या विशेषता है। श्लेष अलंकार डबल मीनिंग होता है। इसी प्रकार से जो हम लोगों ने देखा था अर्थांतर, जो अर्थांतर न्यास अलंकार जो है, इसमें एक जो वाक्य है दूसरे वाक्य को सपोर्ट करता है। अतिशयोक्त के अंदर जैसे पश्य नीलोत्पल द्वंद्वम, तो यहाँ उपमान ही रह जाता है, उपमेय रहता नहीं है। और रूपक अलंकार के अंदर उपमान और उपमेय में अभेद हो जाता है। बस इतना याद रखना है, इसको थोड़ा पकड़ लेना है, बस उसमें से काम आराम से चल जाएगा। ठीक है। जी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय आज आरंभ करते हैं, छंद का। यहाँ भी केवल आपको साधारण परिचय ही दिया जा रहा है छंद का। तो अब प्रश्न संख्या आ जाइए 168। जी। ये कल डाला है, सक्सेना जी ने कल डाला है इसको, जो पेजेस डाले। जिनके पास नहीं है, क्या सभी के पास परिचय पुस्तक, ये कोविद पुस्तक है? सभी के पास है, अमिताभ जी के पास नहीं होगी शायद। जी। तो ये प्रश्न संख्या 168 पे आ जाइए, छंद। आ गए। तो जी। छंद शास्त्री मतलब एक तरह से काव्य रचना जो की जाती है, चाहे वो श्लोकों की रचना हो, मंत्रों की रचना हो, तो वो छंद नाम से कहा। जैसे गीता में पढ़ते हैं, छंदांसि यस्य पर्णानि। तो छंद जो है वो काव्य रचना के रूप में होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य। दोनों में ही छंदों की रचना की जाती है। तो छंदों को के क्या भेद होते हैं, इसका एक साधारण परिचय हम लोग आज जानेंगे, और किस प्रकार से हम गणना करते हैं एक्चुअली सर इसमें। छंद है सर्विस के लिए मैंने जी। एक और छंद जो है पद्य, क्या चीज छंद क्या है? मतलब पद्य, पद्य पद्य। छंद जो है पद्य, गद्य पद। भी होता है। हाँ, एक बार, अच्छा आप ही पढ़िए शिवेंद्र, ये आपके पास इसमें पुस्तक है? पुस्तक है। हाँ सर, हाँ हाँ सर। आप तो इसको पढ़िए, छंद। हाँ। जैसा कि हम जानते हैं, साहित्य मुख्यतः दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। कुमार संभव आदि पद्य साहित्य में आते हैं।
और 10 कुमार चरिता आदि गद्य में। छंदोबद्ध रचना को पद कहते हैं, जैसे पद्य, अन्यथा गद्य पद्य उसे तो आप जानते ही गद्य हैं। कहते हैं। गद्य तो गद्य तो कहानी वाला हो गया ना कृपया सर। पेज बताइए ना, कृपया पेज बताइए, सॉरी। 168। 168 वन 158। 168। 168। अच्छा, ओके। हाँ, हाँ पढ़िए ठीक आप। है, ठीक है। तो सर ये जो है ना सर, ये पद जो है, पद तो जिसे होते हैं, मैंने इसे वो लिखते हैं ना, मैंने वो 8 अक्षर वाला या 14 या 12 वो वाला हुआ पद हाँ, गद्य। वो तो और उसके बाकी जो भेद कहानियों होते की तरह हैं। लिखते हैं वो गद्य। हाँ, जैसे जो आप पढ़ रहे हैं वो गद्य है, और जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो हाँ, पद्य है। कविता पूर्ण हाँ, होता, कविता का। हाँ, छंद का अर्थ होता है ऐसी एक प्रकार की पदात्मक रचना जो आनंद प्रदान करे। इस विषय कविता, का मतलब आरंभ छंद का करने अर्थ है से पहले कविता। हम हम्म। जिस पद से आनंद मिले, इस विषय का आरंभ करने से पहले हम फिर से संस्कृत के वर्णों के बारे में अपनी स्मृति को ताजा कर लें। संस्कृत में कुल ठीक। 13 स्वर हैं। इनमें आ ई उ री ली ये 5 ह्रस्व हैं, और आ ई उ री ए ऐ ओ औ ये 8 दीर्घ स्वर हैं। ये स्वर जब व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ते हैं तो उनमें गुणिताक्षर बनते हैं, जैसे क प्लस आ क प्लस आ का आदि। एक स्वर मात्र या एक गुणिताक्षर को एक अक्षर माना जाता है। किसी एक व्यंजन मात्र को अक्षर नहीं माना जाता। इस प्रकार अवाक शब्द के 2 ही अक्षर हैं, अ और वा। क्योंकि का को जो है इसका मैंने अवाक में अक्षर नहीं हलंत माना रहेगा तो जाता। हम्म। नहीं मानते हैं। तो इसका मैंने सर जो कवर ये सब अच्छा नहीं है। अरे ये बात नहीं है। वो हाँ सर। हाँ, जब तक उसके अंदर हम माँ स्वर नहीं नहीं जानी जोड़ माँ। देते हैं, जब तक स्वर का संयोग नहीं कर देते हैं, तब तक वो अक्षर नहीं है। ठीक है। जो व्यंजन है, व्यंजन तो आप जानते हैं, व्यंजन मतलब के नीचे हलंत लगा होता है, वो व्यंजन है। वही और व्यंजन का स्वतंत्र पावर। उच्चारण भी नहीं, हाँ स्वतंत्र उच्चारण भी नहीं होता है, तो इसलिए उसको अक्षर नहीं कहते हैं। जब उसका संयोग किसी स्वर के साथ हो जाता है तभी वो शब्द कहलाता है, तभी वो अक्षर कहलाता है। जी। अच्छा, छंद के 2 हाँ। प्रकार होते हैं, वर्ण छंद जो अक्षरों पर आधारित होते हैं तथा मात्रा छंद जो मात्राओं पर आधारित होते हैं। यहाँ प्रथम प्रकार के कुछ छंद दिए जा रहे हैं, पर इसमें पहले छंद शास्त्र में प्रयुक्त गुरु, लघु आदि का परिचय हम प्राप्त करें। सारे ह्रस्वर तथा ह्रस्व स्वर युक्त गुणिताक्षर लघु माने जाते हैं और यू इस तरह चिन्हित किए जाते हैं, और यू की तरह चिन्हित किए जितने भी जाते हैं। हाँ, जितने भी ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ, री, ली, ये ह्रस्व स्वर हुए। और हाँ सर। इन ह्रस्व स्वरों से युक्त क, ख, ग, च, छ, ये सारे जो हैं लघु माने जाते हैं। और लघु का जो सिंबल क्या है, जो यू यू। है, वो लघु का सिंबल है। सारे दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर युक्त गुणिताक्षर गुरु माने जाते हैं हम्म। और डैश हम्म। इस सूत्र में चिन्हित किए जाते हैं। ये जो डैश है ना, जिसको डैश के तरह देखते हैं, तो ये उसका सिंबल है। जो डैश है, इस चिन्ह से चिन्हित किए जाते हैं। गुरु, गुरु जो है वो डैश से चिन्हित किया जाता है, वो उसका सिंबल है। और जो लघु जो है वो उसका सिंबल यू है। जी।
जैसे आ ई ए है, उसके ऊपर में डैश 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 है, वो सब उसका सिंबल है। मतलब ये गुरु है। तो लघु और गुरु के बारे में बतलाया जा रहा है कि लघु क्या होता है और लघु का सिंबल क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, और गुरु क्या है और गुरु का चिन्ह क्या होता है, ये आपने देखा। ची चू दे पै से छा, ये ऊपर में जितने डैश हैं ये हो गए ये गुरु। क्योंकि की के अंदर बड़ी ई है तो गुरु हो गया, चू के अंदर बड़ा हुआ है, दे ए तो जो है वो गुरु में आता ही हाँ सर। है ना, दीर्घ में आता है। हाँ सर। आई, आई भी जो है दीर्घ में आता है, ए भी दीर्घ में आता है। और संयुक्त अक्षर, संयुक्त मतलब दो अक्षरों से मिला हुआ है, जैसे क और श से मिलके जो है, क और मूर्धनी श से मिलके श बनता है, तो ये भी दीर्घ में आता है। लेकिन यहाँ बड़ा आका डंडा है तो वैसे भी दीर्घ है। हाँ, अनुस्वार या विसर्ग युक्त सभी। विसर्ग आचार्य जी, इस जी जी आचार्य जी इसमें एक प्रश्न है मेरा। जी। ये जैसे ये दे है, इसमें तो हाँ ए है, इसमें हाँ। ए को तो बोला है ये हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर। नहीं ये और हर्ष आई नहीं, को बोला है ये दीर्घ स्वर है। नहीं 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 तो नहीं नहीं। इसमें ये इसमें वो नहीं हुआ। नहीं, ए और आई ये दोनों दीर्घ है, ओ और औ ये दोनों दीर्घ है। ये अच्छा पहले अच्छा आपको बताया गया है। तो इसमें अच्छा। जो ह्रस्व है वो अ, ई, उ, री, केवल यही 5 ह्रस्व माने गए हैं। और उसके बाद बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, है ना। जैसे पितृ निजित लिखते हैं तो वो बड़ी ई होती है। तो बड़ी री और ए आई और ओ औ ये 8 दीर्घ हैं। ये ऊपर अभी तो इसी पृष्ठ में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, अनुस्वार। किसी अक्षर के बाद अपने यहाँ अनुस्वार या विसर्ग युक्त सभी अक्षर गुरु माने जाते हैं। जैसे जैसे कन, तो कन पर ऊपर में वो अनुस्वार हो गया तो वो होगा गुरु। और से पर ए है तो वो गुरु होगा। और ना में आ है तो इसलिए लघु हो गया। ठीक है। जैसे दुखित, तो यहाँ दू के बाद वो क्या आ गया, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग, तो ये हो गया गुरु हो गया। और खी है तो खी में इसमें हुआ है ह्रस्व है, तो इसलिए ये लघु हो गया। और ता है तो ता में वो क्या विसर्ग है तो ये हो गया गुरु। ये बड़ा आसान है वैसे। तो इस प्रकार से हम पहले चिन्हित कर लेते हैं कि गुरु कौन सा है और लघु कौन सा है। उसके हिसाब से हम लोग वर्गीकरण अभी आगे सीखेंगे, वर्गीकरण कैसे होता है। हाँ। किसी अक्षर के बाद संयुक्ताक्षर या व्यंजन मात्र के रहने पर उस अक्षर को गुरु माना जाता है। किसी अक्षर के बाद संयुक्ताक्षर या व्यंजन मात्र के रहने पर उस अक्षर को गुरु माना जाता है। क्या मतलब, सच को। ये मतलब जैसे किसी अक्षर के बाद या तो संयुक्त अक्षर हो, जैसे एक, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे निमित्त, सत्य, तो त और या ये दोनों मिले हुए तो इसको हम बोलेंगे संयुक्त अक्षर। ठीक है। तो हम्म, जहां दो अक्षर मिले हुए रहते हैं उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। तो वो जो जैसे संयुक्त होना चाहिए क्षत्रिय लास्ट में। वाला क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष, ये भी संयुक्त अक्षर है। ठीक है। तो अच्छा। या तो संयुक्त अक्षर हो या फिर उसके बाद केवल व्यंजन हो जिसमें हल लगता है, अच, अच। अच्छा जो है वो व्यंजन है केवल। तो अ जो है, हालांकि अ देखने से तो लघु लगता है, लेकिन हम्म, क्योंकि उसके बाद केवल व्यंजन है तो इसलिए इसको दीर्घ माना जाएगा। ठीक है। किसी अक्षर के बाद संयुक्ताक्षर या व्यंजन मात्र के रहने पर उस अक्षर को गुरु माना जाता है। तो अच के अंदर अगर हम वैसे अ लेते तो ये लघु होता, लेकिन उसके बाद च जो है वो व्यंजन है, इस वजह से अ जो है वो लघु हो गया। और तम के अंदर भी उसी प्रकार से त, नहीं, अ जो है दीर्घ गुरु हो गया। और तम के अंदर त जो है गुरु हो गया। और सत्य के अंदर क्योंकि उसके क्या आगे त्य, क्या है। हाँ, तो त्य हो जाने की वजह से स भी गुरु हो गया। ठीक है। तो ये सर
ये सर एक मैंने एक शब्द में कहीं भी बीच में भी रहेगा तो वहां भी यही लोग नियम फॉलो होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ऊपर के उदाहरणों में आ, त और सा ह्रस्वर ह्रस्व स्वरांत होते हुए भी गुरु चिन्ह से चिन्हित किए गए हैं। कारण उसके बाद च म व्यंजन मात्र तथा तथा त्या या संयुक्ताक्षर है। च च म अपने आप में अक्षर नहीं है, इसलिए उन पर कोई चिन्ह नहीं लगाया गया है। पर च में ह्रस्वर अ है, इसलिए उसे लघु के चिन्ह से चिन्हित किया गया है। तो यहाँ विशेष बात यह है, त्या अपने आप में लघु है, लेकिन त्या से पहले वाला जो भी है उसको गुरु कर दिया गया है। तो त्या जैसे संयुक्ताक्षर अपने आप में वो लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, लेकिन त्या जो है इसमें छोटा आ है, इसलिए ये हो गया लघु। लेकिन इससे पहले वाला जो स है वो हो गया दीर्घ, लघु मतलब गुरु हो गया। ठीक है। जी सर। हम्म जैसे गणेश तो हम्म। हो गया जी है। सर, या हाँ, गा क्यों हुआ ये लघु? हाँ, ग में छोटा है इसलिए लघु है। तो देखिए, छोटा। गा के बाद अगर केवल व्यंजन होता या संयुक्त अक्षर होता तो वो गुरु होता, लेकिन ग के बाद ना तो व्यंजन है ना ही संयुक्ताक्षर है, तो इसलिए गुरु होगा। हाँ हाँ, गा हो गया। हाँ गा जो हाँ स्वर रहेगा तब वो लघु होगा। और ने ने आ गया व्यंजन, तो इसलिए गुरु हो गया। और सा के बाद सा है तो इसमें नहीं, विसर्ग। व्यंजन ए है ना, ए तो जो है वो गुरु में ही आएगा। ए आई हाँ, ओ ऊ सब गुरु में आते हैं, तो इससे और रे जो है वो गुरु हो गया। हाँ। सा जो है और विसर्ग तो गुरु हो गया। विसर्ग हो गया इसलिए गुरु हो गया। हाँ। की है ये ह्रस्व है तो वो ये लघु आ गया। री है तो किरीटम ये है। दीर्घ है तो ये आ गया गुरु आ गया। और टा मा लास्ट में माँ है, हालांकि टा में ये आ है, लेकिन लास्ट में माँ है, वो जो अक्षर नहीं है तो इसलिए वो गुरु हो गया। गुरु हो गया, समझ आ गया ना। बहुत आसान है, कोई ज्यादा इसमें ऐसा नहीं सर। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ। जिसे संतति। सन। हाँ। हाँ संत सा में जिसे सा है लेकिन नाता है हाँ, तो सा सन के बाद संयुक्त सा अक्षर है ना, सा के बाद संयुक्त अक्षर है, संयुक्त इसलिए अक्षर वो गुरु गुरु हो हो। गया। और नाता है तो नाता तो वो तो वो संयुक्त है छोटा तो बड़ा हुआ। लघु हो गया। और ती जो है बाद ये है क्या विसर्ग, तो हाँ, इसलिए गुरु हो गया। हाँ, इसलिए गुरु हो गया। ठीक है। इसी तरह से अंत पूरे, तो ये हम्म। आ है और उसके बाद में नाता है तो नाता के चक्कर में आ का भी गुरु हो गया। और नाता है तो ये तो ये लघु हो गया क्योंकि विसर्ग है। नहीं, नहीं, नाता जो है वो उसमें विसर्ग है, वो गुरु हुआ। हाँ वो हुआ हाँ, लघु, वो हुआ लघु, उसमें गुरु हो उसमें गया। ना और वो लघु। विसर्ग है, इसलिए वो भी गुरु हो गया। और जो पु है उसमें छोटे वो ऊंचे लघु है। वो लघु हाँ हो गया। और हाँ और अरे में वो आ गया दीर्घ आ गया तो इसलिए वो गुरु हो गया। हम्म जो क्री है क्री में ये री क्या होगा, ये री होगा ये क्या हर्ष। लघु। तो हर्ष के चक्कर में ये हो गया लघु। और पा आ है तो आ गया तो ये गुरु हो गया। उसी तरह से गु गु हो गया ह्रस्व है तो यू ये आ गया लघु आ गया। और रू तो ये दीर्घ तो बड़ा नहीं है। बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है। हाँ। रू तो बड़ा है सर। हाँ, है ना, जिसमें घुंडी लगी होती है बड़ा होता है। हाँ बड़ा जिसमें है तो इसलिए गुरु हो गया। और पा जो है पा में आ है तो इसलिए ये लघु हो गया। अब दे दे में ये है तो ये दीर्घ होता है तो इसलिए आ गया गुरु हो गया। और सा में जो है विसर्ग है तो इसलिए गुरु हो गया। हम्म, उसी तरह से जो पा है तो पा में आ है, लेकिन पा में आ है तो आगे आगे देखो ना, संयुक्त अक्षर है। और परवा मा परवा
प्रभा के चक्कर में ये हो गया, ये हो गया, गुरु हो गया। और ये प्रभा जो है, प्रभा के चक्कर में वो तो लघु लघु रहेगा, लघु रहेगा। तो लघु रहेगा। हाँ क्यों लग रहेगा? क्योंकि आ है इसमें। हाँ, इसमें आ हाँ है इसलिए लघु। ठीक। उसके बाद में ता और स्या, ता में भी आ है, लेकिन ये गुरु क्यों हुआ? क्योंकि स्या या जो है, स्या या संयुक्त अक्षर है, तो इसलिए ता का हो गया गुरु। हाँ, और स्या है, स्या का तो सॉरी लघु हो गया। लघु हो गया। उसी तरह से हन से ना, तो हन आ गया ऊपर में, क्या इसको बोलते हैं, वो ऊपर अनुसार, अनुसार के चक्कर में गुरु हो गया। और से है तो से के चक्कर में गुरु हो गया। और ना में आ है तो इसलिए लघु हो गया। बिल्कुल। सा में सा में आ है तो ये हो गया, गुरु हो गया। और टू है तो उसमें विसर्ग है तो इसलिए वो आगे गुरु हो आ गया। है, लेकिन क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर है इसलिए वो गुरु हुआ। हाँ तो इसमें त्राऊ है ना, त्रा तो आधा ता और रू। हाँ, तो संयुक्त अक्षर हो गया ना। तो क्योंकि बाद में संयुक्त अक्षर है इसलिए शाह जो है उसको गुरु मान लिया गया। आधा ता का तो कुछ आएगा नहीं सर, वो नहीं रू, नहीं, हाँ र जो रू है, रू। र जो है हाँ वो संयुक्त अक्षर है ना, टा और रा मिला हाँ, हुआ है। रू का जो है आगे विसर्ग है इसलिए वो गुरु आ गया। जैसे सा है तो सा में आ है, लेकिन बाद में ता है, ये क्या, ये क्या उसके बोलते हैं, वो उसके चक्कर में ये गुरु आ गया। बहुत बहुत अच्छा। आ तो गया, हाँ हाँ। आपने मेरे ख्याल अच्छी तरह से समझ लिया है कि लघु क्या होता है और गुरु क्या होता है। ये 10 एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अब वर्ण छंदों में 3-3 अक्षरों का एक एक गण होता है। वर्ण जो छंद है उसमें 3-3 अक्षरों का एक गण होता है। उसमें लघु व गुरु के अवस्थान के अनुसार, मतलब कहाँ लघु है कहाँ गुरु है, उसके अनुसार ये गण 8 प्रकार के होते हैं। गण जो है 8 प्रकार के हैं। ये भी बड़ा आसान है समझने में। यगण, रगण, तगण, भगण, जगण, सगण, मगण, नगण। तो ये 8 प्रकार के जो गण हैं, इनमें क्या है, इसका एक फॉर्मूला बता देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जिसके अंदर पहले लघु हो और बाद के जो दो हैं वो गुरु हो, तो उस गण को हम बोलते हैं यगण। और जिसमें पहले गुरु हो, बीच में लघु हो और बाद में गुरु हो, उस ऐसे गण को हम बोलते हैं रगण। ठीक है। इसी प्रकार से तगड़, भगड़, जगड़ ये आप देख रहे हैं सब चिन्हित किए गए हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाए कि भाई यगण कौन सा, रगण, इसे याद रखना तो बड़ा मुश्किल है कि लघु गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु गुरु, इस तरह याद रखना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसके बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। वो फॉर्मूला जो है आपके 171 पृष्ठ पर दिया हुआ है। यमाता राजभान सलगम, ये एक शब्द बनाया। यमाता राजभान सलगम, ये बिल्कुल पहला शब्द है 171 पृष्ठ का। दिखा सबको यमाता राजभान सलगम? जी दिख गया? जी। अब इसको देखिए, हम यमाता, ये 3 हम शब्द लेते हैं, 3 जो है वर्ण लेते हैं, य, मा और ता। 3-3 का ही होता है ना, गण निर्धारण के लिए 3 ही लिए जाते हैं। य माता, तो य माता के अंदर य लघु है, मा गुरु है, ता गुरु है। ठीक है। तो ये यमाता के अंदर लघु गुरु गुरु, ये समझ में आ रहा है? य माता। अशोक जी? जी समझ आ रहे। हाँ, तो ये जब, अब सबसे पहला शब्द क्या है? या। तो जिसके अंदर पहले लघु है और बाद के 2 गुरु हैं वो होगा यगण। जी। ठीक है। अब या को छोड़ देते हैं, अगले 3 लेते हैं। मा, ता, रा। ठीक है। तीनों गुरु हैं तो जिसके अंदर तीनों गुरु हो उसको मगण हम हो गया। मगण। तो अब आप देखिए, तीनों गुरु वाला जो प्रश्न संख्या 170 पर तीनों गुरु वाला मगण मगण है। ठीक है। अब हम अगले 3 लेते हैं।
ता ताराज। रा ज, तो ता जो है वो गुरु है, रा भी गुरु है और जा लघु जय। है। तो ये क्या तगड़ हो गया। कॉम्बिनेशन बना? गुरु गुरु लघु। और क्योंकि हाँ त हाँ सबसे पहले है तो ये तगड़ हो गया। जी। तो गुरु गुरु, आप तगड़ देख लीजिए, गुरु गुरु लघु जो है उसको तगड़ बोल रहे हैं। ठीक जी। है। इसी प्रकार से रा ज भा, तो हाँ रा जो है वो गुरु है, ज जी। लघु है, भा गुरु है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बना? कॉम्बिनेशन बना गुरु लघु गुरु, और रा गुरु सबसे पहले है तो रगड़ हो तो गया। रगा। तो देखिए गुरु लघु गुरु, इस तरह से जी सर। हम लोग एक केवल इससे ही यमाता राजमान शलगम, भान सलगम। हाँ, तो इससे हम लोग सारे गणों को निर्धारित कर सकते हैं कि यगण की क्या विशेषता है, मगण की क्या विशेषता है, तगण की क्या विशेषता है, रगड़ की क्या विशेषता है। ये स्पष्ट हुआ? जिसको स्पष्ट नहीं हुआ वो पूछ ले। सिंह साहब सर स्पष्ट हो इसमें गया? तो लिखा, इसमें लिखा यगन नचाए, गगन पार्वती, गगन आरती, ये क्या चीजें थी? ये समझाया गया है, जैसे जो ना रगड़ के अंदर पार्वती, अब पार्वती के अंदर पा जो है वो गुरु है, हम्म, उसके बाद वाह र और वाह जो है ये लघु है, और ती जो है गुरु है। तो इस प्रकार के जब शब्द बनते हैं तो वो र गण के, मतलब र गण के अंतर्गत आते हैं। अभी याद जी। कैसे रखा जाए कि भी रगड़ की क्या विशेषता है? उसके लिए यमाता राजभंग शलगम की सहायता से हम लोग स्थापित अच्छा। करते हैं कि कौन से गण की क्या विशेषता है। जी। ठीक है, स्पष्ट हो गया सबको? ठीक है। पद्मजा जी, हाँ सर शिवेंद्र जी, स्पष्ट है सर। स्पष्ट हो गया। स्पष्ट हो गया ना? तो यमाता राज, हम ये याद रखिए यमाता, उसके बाद आपको राजभान सलगम। कौन सा गण है इसको निर्धारित करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका अभ्यास कराए देते हैं आज यहीं तक, और अगले कक्षा में हम ये जो छंद का विषय है इसको समाप्त कर लेंगे। और जैसे ही हम ये समाप्त कर लेंगे तो जितना व्याकरण वाला पोर्शन है कोविद का वो हम पूरा कर लेंगे। ठीक है। और अगले जो सत्र के अंदर फिर हम पृष्ठ पहला वाला जो पार्ट है उसका हम लोग जो काव्य कथा है उसको भी हम, और सुभाषित हैं, इसको हम साथ साथ करते जाएंगे। तो अगले सत्र के अंदर ये छंद का विषय पूरा कर दिया जाएगा, और जो पहले पार्ट से काव्य कथा और सुभाषित, इनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी थोड़ा अभ्यास करने के बाद हम इसको समाप्त कर देंगे। चलिए देख लेते हैं अभ्यास कहाँ है। गुरु लघु, हाँ ये तीसरा वाला है। जी। गुरु लघु चिन्हम अंकयत, ये तो आप माधव आप लगा गुरु सकते हैं। जी सर। गुरु लघु गुरु। दूसरा सरस्वती, लघु गुरु लघु गुरु। बहुत सुंदर। अगला शंकर। शंकर, तो गुरु लघु गुरु। बहुत अच्छा। अगला गुणवती। गुणवती, गुणवती लघु 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 गुरु। गुरु, बहुत अच्छा। अगला संस्कृत संस्कृत भाषा, भाषा। तो ये तो हो जाएगा गुरु लघु लघु गुरु गुरु। गुरु कर्तरी। लघु लघु गुरु गुरु। ठीक है। जी। अब कर्तरी। अगले पांच शिवेंद्र जी आप ट्राई कर लीजिए। अगले पांच कर्तरी, हम्म, कर्तरी, का ये लघु हो गया, इसमें आ है। नहीं, तो बाकी आगे भी ना। तो देखो, संयुक्त अक्षर है। अच्छा, का क्या आगे संयुक्त अक्षर है। हाँ, तो ये गुरु हो गया, जी। और ता जो है ये लघु हो गया, और री री गुरु हो गया। जी। लंबोदर है,
हम्म। ला जो है इसके आगे संयुक्त अक्षर आ गया जी। बा, तो ये हाँ। गुरु हो गया। जी। और बाकी में ओ की मात्रा है तो ये गुरु हो गया। जी। और दा लघु हो गया, जी। क्योंकि इसके बाद विसर्ग वाला आ रहा है रा। नहीं 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 नहीं, दा जो है वो अच्छा, लघु हो गया। दा लघु है क्योंकि छोटा है उसके जी अंदर। और रह जी, जो है विसर्ग है इसलिए गुरु है। रा रा का के कुछ आगे नहीं हुआ, विसर्ग है। हाँ, इसलिए गुरु है। हम्म। परिमा गुरु हो गया। हम्म। यमुना, हम्म। या जो है इसमें आ रहा है लघु हो गया। हम्म। माँ के ऊपर छोटी मात्रा है ऊ की, तो ये भी लघु हो गया। और हम्म। ना के ऊपर आ है तो ये गुरु हो गया। बहुत सुंदर, अगला। लेखनी, लेख के ऊपर एक ही मात्रा है तो ये गुरु हो गया। हम्म। खा जो है ये लघु हो गया। हम्म। और नी जो है ये भी गुरु हो गया। जी। गणना, हम्म। गा और रा ये दोनों लघु हो गए। और हम्म। ना जो है ये गुरु हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब एक और वो कर लेते हैं कि जी, गुरु लघु चिन्हानी इत्वा अंकित्वा गणनाम अपि निर्देशक। तो निषेध है। इसको इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर राजवान ये जो हमने जी, ये ना यमाता राजवान सलगम, इसको एक पेज पे लिख लीजिए। और उसके बाद उससे ही आप देखेंगे कि आप केवल देखने मात्र से ही पता लग जाएगा कौन सा गण है। तो ये चौथा वाला जो है ये गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है। और पांचवा इसमें का वाला कर लेते हैं। गलत है। पांचवा वाला यूज। जी। इसमें का क्योंकि पांचवा वाला इसमें जो थोड़ा सा आंसर है वो गलत है सर। जी। पांचवा इसमें है साहब, आंसर में गलत है। सगण लिखा हुआ है किताब में और सगण है पांचवा, चौथे का पांचवा। चौथे का पांचवा, अच्छा अच्छा। भरत इसका आंसर गलत यह हो गया लघु लघु और गुरु। है। और उसमें सगण लिखा है और है सगण सर। लघु लघु गुरु देख लेते हैं। जी। लघु लघु गुरु, ये लघु लघु, हाँ ये गुरु हो गया। सगण है, ये सगण है। सलगम है तो हाँ ये सगण होगा। और आंसर में लिखा है सगण। आंसर में क्या लिखा है? सगण सगण। नहीं वो गलत है, ये जी। सगण होगा। सगण। हम्म। जी। जी। तो अब पांच। ठीक है, ये ठीक है, आपने कर लिया है लगता है अशोक जी, तो हाँ अच्छी कर बात चुके है। सर। आप कर चुके हैं ना। तो खैर सबके लिए गृह कार्य है ये चौथा वाला। पांचवा वाला हम कर लेते हैं। तो भारत जायचं एक ये लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु तो कौन सा है? लघु लघु गुरु सगन है, तो तगन लघु कहाँ लघु लिखा है? हो गया। उसमें ही देखो ये आंसर माता लगे तो राजमान संगम में। हाँ, देखो लघु लघु गुरु जो है स ल ये ग तो म, लघु हाँ लघु तो और सगन ग है। जो है, गुरु हो गया, है ना। तो ये सलगम है, सा सबसे पहले है तो सगण हो गया। तो तगन उत्तर किधर वाले में, लिखा है? उत्तर में जी लिखा, उत्तर जो लिखा उसमें लिखा है। वो उत्तर में वो कह रहे थे गलत लिखा है, मैंने भी नहीं देखा है वो, लेकिन सगण होगा, ठीक है। हाँ। तो पांचवा वाला कर लेते हैं। यू चिन्ह जी। युक्त लघु लघु इति इति उच्यते। हाँ मैं करूँ, उच्यते। पांचवा हाँ, वाला मैं करूँ, कर लीजिए। पांचवा वाला करूँ। हाँ, करिए करिए, रिक्त हाँ। स्थानानि पूरयत्, यू चिन्ह युक्त इति लघु। उच्यते लघु। लघु। हम्म। ठीक है। फिर हम्म। गणे अक्षराणि भवन्ति त्रीणि, तीन। जी। संयुक्ताक्षरात् पूर्वस्थित वर्णः, संयुक्ताक्षरात् पूर्वस्थित वर्णः गुरु भवति। जी। ठीक गुरुः है। भवति। और हाँ, अनुस्वार युक्त वर्णः गुरु भवति, भवति। हाँ ठीक। हाँ। देन छन्दशास्त्र दृष्ट्या
सुसंपत इत्यत्र त्रीणि अक्षराणि। हाँ, क्योंकि सु एक अक्षर हो गया, स ये दूसरा कैसे अक्षर हो गया, और म और कैसे हुआ? प एक अक्षर हो गया, और ता की गणना नहीं होगी, केवल जो व्यंजन होता है उसकी गणना नहीं होती है। तो तीन तीन अक्षर हैं। बहुत सुंदर जी। नहीं तो ये क्या तो भाई इसका देखिए, मतलब अभ्यासों के उत्तर, हाँ अच्छा, ये तो अलग बात है। हाँ, कुछ इसका पूछ रहे हैं तो कोई? हाँ, हाँ सर, सिंह साहब बोलिए। हाँ इसका क्या मतलब हुआ? छंद शास्त्र दृष्टिया हाँ। सुसंपत्तिया इत्यत्र अक्षराणि, क्या ये क्या किसमें क्या मतलब है? इसका मीनिंग क्या हुआ? छंद शास्त्र की दृष्टि से हम्म, सुसंपत इति अत्र, ये सुसंपत जो है इसमें कितने अक्षर हैं? वो सुसंपत इत्यत्र। तीन। अच्छा, हाँ एक एक सु हो गया, एक सा हो गया, और म और प मिला के उनके अंदर और तीन पा अक्षर। हो गया, पा हो गया। हाँ ठीक है तीन ना? अक्षर। तीन अक्षर है, बस यही है। तो हम्म, इस प्रकार से केवल चौथा हमने दिया है गृह कार्य के लिए, क्योंकि आप आसानी से यमाता राजभान सलगम एक जगह लिखिए और वो गण का निर्धारण बड़े आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार से अगले सत्र के अंदर जो बाकी बचा हुआ है कि गणों के नाम क्या होते हैं, गणों के मतलब है जो छंद हैं, छंदों के क्या क्या नाम होते हैं, ये अगले सत्र में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? उसमें बड़े अलग अलग से नाम होते हैं। अनुष्टुप छंद से तो आप परिचित हैं, गीता में ज्यादातर अनुष्टुप छंद है। वसंत तिलकावृतम, इंद्र जी। वज्रावृतम, उपेंद्र वज्रावृतम, उपजाति वृतम, ये इस प्रकार के ये छंदों के नाम हैं। तो ये हम अगले सत्र में पढ़ेंगे, और उसके अतिरिक्त हम प्रथम पाठ से काव्य कथा और सुभाषित इत्यादि पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज यहीं तक। कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, वरना यही सत्र समाप्त करना है। नहीं तो ये गुरु गुरु लघु लघु से इससे क्या फायदा क्या होता है सर? ये उसको अभी आगे आप देखेंगे। पहले हम गणों में विभाजित करते हैं, रगण मगण सगण, और फिर इनके जो कॉम्बिनेशन है उससे हम ये निर्धारित करते हैं कि छंद का नाम क्या है। जो अभी मैंने छंदों के नाम बतलाए ना, इंद्र वज्रावृत इत्यादि, ये छंदों के नाम है। हम्म, और इन छंदों के ये कौन सा छंद है, ये हम गण के किस गण से मतलब कौन सा गण पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, किस किस गण का कॉम्बिनेशन है, उस प्रकार देखिए हमारा जो पुराना जो शास्त्र वगैरह है वो बड़े विस्तृत है। वो ऐसे ही नहीं लिख दिए गए हैं, काफी उसमें दिमाग लगाया गया है। तो उन सबके जो छंदों के नाम दिए गए हैं, अनुष्टुप छंद से तो आप परिचित हैं। ठीक है? लेकिन अनुष्टुप छंद हाँ वो अलग है। अनुष्टुप छंद के बारे में भी बतलाएंगे कि अनुष्टुप छंद किस तरह से, किस छंद को हम अनुष्टुप छंद कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है, ये भी अगले सत्र में बतलाएंगे। और जो दूसरे जो छंद हैं जिनके नामकरण अभी मैंने बताए थे, उन छंदों के विषय में भी जानेंगे कि जिसमें पहले तगण है, फिर बगण है, फिर मगण है, तो उस छंद का नाम क्या है। पहले यगण है, फिर तगण है, फिर भगण है, उस छंद का क्या नाम है। इस प्रकार से हम जाने। ठीक है? हाँ, ठीक शांति है। पाठ। तो इसका मैंने पूरी दुनिया मैंने 8 ही गण है। कौन से? हाँ, ये 8 गण है, केवल 8 गण है। और इन 8 गणों के हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। आठ अभी तो गण बना है, अब गण के बाद इन गणों का कॉम्बिनेशन करके कौन सा छंद है ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है? ये अगले सत्र में हम सीख लेंगे, आसान विषय है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हाँ अमिताभ जी, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? प्रणाम सर। अमिताभ जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये गीता जी की क्लास कल वाली जो छूट गई है वो सर यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं तो वो हाँ, ये डॉक्टर साहब भी जो है करना भूल गए हैं। उसको कोई सर बात नहीं। सर कुछ हम लोग मेकअप कर सकते हैं क्या उसको किसी तरीके से, ताकि जो भी कोई सुने पूरी सीरीज उसके पास में रहे सर। अब मेकअप कैसे करेंगे? हाँ, तुम्हें दोबारा बोलूं? हाँ सर, अगर चलो कोई छोड़ो, समय दे दें सर छूट तो गई तो मतलब मैं छूट गई। फिर कर लूँ उस चीज़ को रिकॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, वो अब छूट गई तो छूट गई। अब आगे आगे ही बढ़ेंगे। जी। एक बात है, मैं थोड़ा सा संक्षेप में बतलाऊंगा 9वां अध्याय, जी तो उसमें काफी कुछ आ जाएगा। ठीक ठीक है? सर। जी प्रणाम सर। ठीक, हाँ। शांति पाठ। अशोक जी, शांति पाठ। जी सर। अच्छा सर।
सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, शांति पाठ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। शांति शांति। सर्वभ्यो नमो नमः। सर्वधर्म नमो नमः। नमो नमः सर। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।